क्या होता है जब एक खूबसूरत लड़की की ज़िंदगी एक पल में बदल जाती है? जब समाज उसके रंग को, उसके चेहरे को, उसके दाग को उसकी पहचान बना देते हैं। ये कहानी है अनुपमा की, एक सुंदर, समझदार और सपनों से भरी लड़की की, जिसके सपने एक दिन ज़िंदगी के कड़वे सच से टकरा जाते हैं। सुधा मूर्ति की लिखी हुई महाश्वेता सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां एक औरत अपने अंदर की ताकत को पहचानती है और समझ जाती है कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल और हिम्मत में होती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो दिल को छू जाएगी और सिखाएगी कि हर दाग के पीछे एक कहानी होती है, एक नई शुरुआत की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इनसेन स्माइली और लेकर आया हूं किताब सुधा मूर्ति की लिखी हुई महाश्वेता। चलिए शुरू करते हैं। वसंत आतुरता से अनुपमा को देख रहा था। उसको महाश्वेता अनुपमा नहीं दिख रही थी। नाटककार, बुद्धिमती, धैर्यशाली अनुपमा नहीं, केवल अंतःकरण भरित परहित के लिए अपने आप को समर्पित करने वाली अनुपमा। आज सौजन्य की सीमाएं तोड़कर वसंत ने पूछा भी क्या था। उसकी जिंदगी ही दूसरों के लिए संतोष से खिलखिलाकर हंसती हुई अनुपमा। ऐसे कितने लोग कहाँ मिलेंगे, रहे तो भी वसंत से ही मिलने का औचित्य क्या था। अनुपमा हंस पड़ी। सुंदर नयनों से अश्रु टपकने वाले थे, उनको पोंछ लिया। डॉक्टर, इसको किससे कहा? आप जानते हैं मेरे बारे में? आप क्या जानते हैं? डॉक्टर, यहाँ देखिए, पिछले 8 दिनों के पहले एक सफ़ेद दाग मेरे कान के नज़दीक आया है। मतलब कुछ ही दिनों में मेरा मुंह सफ़ेद दागों से भर जाएगा। तब आपको कैसा लगेगा? अनुपमा, ये मेरे लिए गौण विषय है। आपके बारे में सत्या ने बताया है। आपके भूतकाल की कहानी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। आपका सौंदर्य आराधक भी नहीं हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि सफ़ेद दाग चंद दिनों में आपका चेहरा घेर लेगा। वो कोई बड़ी बात नहीं है। अनुपमा, मानव देह में कई विकलताएं यानी संभव तो है ही। मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं। डॉक्टर, भले ही आप ना सोचे, मगर आपके रिश्ते नाते वाले, इसका आनुवांशिकतावाद आपको पता ही नहीं। अनुपमा, मेरे बंधु बांधव ही नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, सहोदर सहोदरी भी नहीं है। लोगों की बातों से डरने वाला, परवाह करने वाला भी मैं नहीं। अपने जीवन का रास्ता मैं खुद पहचानूंगा। ये बीमारी अनुवांशिक है, कहाँ साबित हुआ है? वैसे देखे तो डायबिटीज, फिट्स सब अनुवांशिक है, मगर यह आंतरिक होती है। इसलिए ऐसे खानदान की कन्याओं के वक्त इस आनुवंशीय सिद्धांत की कोई चर्चा नहीं करता। कई घरानों में पीढ़ी दर पीढ़ी डायबिटीज होती है, तो क्या उनकी शादी नहीं होती? लेकिन सफ़ेद दाग त्वचा से संबंधित होने से ऊपर दिखाई पड़ता है, इसलिए ऐसी चर्चा चलती है। अनुपमा, 2 महीनों में मैं मुंबई छोड़ रहा हूँ। आप 1 महीने का वक्त लीजिए, खूब अच्छी तरह सावधानी से सोचिए। डॉक्टर, आप भी विचार कीजिए। आवेश के उद्वेग में आपका किया हुआ निर्धारण दिमाग ठंडा होने पर भी रहेगा या नहीं? हम फिर मुलाकात करेंगे। मैं मौजवानी से बात करके आपको बताऊंगा। वसंत जोर से 3 बार छींका। शीत की पूर्व सूचना। लहरों पर झूमकर आती शीत लहर से थर थर कांपा। अनुपमा ने अब तक हुए संवाद भूलकर कहा, डॉक्टर, आप स्वेटर क्यों नहीं पहनते? वसंत ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे स्वेटर बुनकर देने वाली कौन है? खरीदने के लिए याद ही नहीं आता। जुकाम की समस्या कभी खत्म ही नहीं होती। तो मैं ला दूं? अनुपमा ने कहा। मुंबई स्थित नरीमन पॉइंट में अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक सम्मेलन प्रसिद्ध पंचतारा होटल में चल रहा था। देश विदेश से वैद्य शास्त्रज्ञ आए हुए थे। आनंद होटल की सीढ़ी पर खड़ा होकर समुद्र देख रहा था। मन की व्यथा कभी कभी क्लेशित करती थी। दूसरा कोई दर्द होता तो किसी से बांटकर कम किया जा सकता था। दिल के इस दर्द के होने पर किसी से कहा नहीं जाता था। कई बार मेरी कुछ गलती नहीं, वो वक्त ही वैसा था कहकर तसल्ली मिलती है।
पीछे से किसी ने आकर आनंद की पीठ पर थपथपाया। आनंद ने मुड़कर देखा। आनंद का हाथ पकड़े इंग्लैंड में मित्र बना अब मुंबई निवासी अपनी बड़ी आंखें विकसित कर हंस रहा था। आनंद, जग कितना छोटा है, देखो, तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद भी नहीं थी। प्रकाश, तुमसे यहाँ मिलूंगा ये मैंने भी नहीं सोचा था। घर चलो, रात का खाना वहीं खाएंगे। रात को आऊंगा। नीमा कैसी है? नीमा प्रकाश की बीवी थी। घर जाकर देख लेना। आनंद प्रकाश अपने इंग्लैंड के जीवन, सहयोगी और रोगियों की चर्चा में मग्न हो गए। ऐसे सम्मेलन में शाम को मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन किया तो विदेशी अतिथियों को भारतीय संस्कृति का परिचय कराना आसान था। दोपहर में आनंद कमरे में सोना चाहता था, मगर प्रकाश ने उसको जाने ही नहीं दिया। आनंद, आज टाटा थिएटर में संस्कृत नाटक का प्रदर्शन है, सब डेलीगेट्स आएंगे, चलो हम भी चलते हैं। आनंद का नाटक देखने का बिल्कुल मन नहीं था। उसने कई सालों से नाटक देखना छोड़ दिया था। हर बार नाटक का नाम सुनते ही मन अल्लोल कल्लोल हो जाता था, पुरानी यादों को स्मृति पटल पर उजागर करता था। जाने अनजाने में मन पुरानी यादों को याद करता था। उबलता हुआ पानी अंग पर गिरे तो घाव बनकर कालांतर में भर जाता है, मगर दाग रह जाता है, वह घटना की याद दिलाता रहता है। अनुपमा सिर्फ 3 महीने आनंद के जीवन में साथ रही, फिर भी एक याद बन गई थी। आनंद इंग्लैंड में इतने दिन था, किंतु एक बार भी उसने किसी का नाटक नहीं देखा था। अब फिर ये झंझट क्यों? प्रकाश ये सब कहानी नहीं जानता था। उसने आनंद को अविवाहित ही समझा था। आनंद, यहाँ का टाटा थिएटर विदेशों में स्थित किसी परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर से कम नहीं है। हमारा कहकर ही मना मत करो। आज का नाटक भी अच्छा है, स्पष्ट रूप से शुद्ध संस्कृत बोलते हैं, मैं एक बार देख चुका हूँ। प्रकाश से छुटकारा पाने की कोशिश में आनंद ने कहा, मुझे संस्कृत का अर्थ ही नहीं आता। आनंद, वे पहले अंग्रेजी में कहानी का विवरण देते हैं, रहने दो। चलो, यह एक नया अनुभव समझो। आज के जमाने में कौन संस्कृत को उसी भाषा में सीखकर इस मुंबई शहर में प्रदर्शित करते हैं? ये सब कॉलेज की छात्राएं हैं, तुम समझ नहीं पाओ तो मैं समझाऊंगा। नाटक का परिचय पत्र मेरे पास है। आनंद निरुपाय होकर उठ गया। समुद्र की ओर टाटा थिएटर सुंदर आधुनिक यंत्रीकृत था। आनंद प्रकाश के साथ अंदर चला गया। आनंद प्रकाश थिएटर का अंदर वाला विन्यास, छावनी के विशेष अलंकार के बारे में भाषण दे रहा था। इतने में नाटक शुरू होने की सूचना की घंटी बज गई। सभांगन भर गया था। आनंद घर चला। रंगमंच के नेपथ्य से पर्दे के पीछे से एक सुमधुर स्वर ने प्रेक्षकों का स्वागत किया। सुस्पष्ट स्वर में, पहले अंग्रेजी में, अनंतर संस्कृत में। माननीय प्रेक्षकगण, आज हम भारत के पुरातन और अति श्रेष्ठ नाटककार भास का सुप्रसिद्ध नाटक स्वप्नवासवदत्ता प्रस्तुत कर रहे हैं। सुमधुर स्वर आनंद को परिचित लगा। माननीय प्रेक्षकगण, हम संस्कृत कवि और कादम्बरीकार बाणभट्ट विरचित कादम्बरी नामक कथा पर आधारित महाश्वेता नामक कन्नड़ रूपक प्रस्तुत कर रहे हैं। अरे, ये तो अनुपमा की आवाज है, भूला ही नहीं। आनंद उद्विग्न हुआ, अशांति से पीछे हटा, मगर नाटक का वर्णन चालू था। संस्कृत भाषा हमारे देश की अत्यंत प्राचीन भाषा है। उसमें भाष का नाम अजर अमर है। वह सरस्वती की मुस्कान कहलाता है। भाष कवि का बिलखा 12 नाटकों में अत्यंत मशहूर नाटक स्वप्नवासवदत्ता है। भाष के सब नाटकों को अग्नि समर्पण किया गया, तब सिर्फ स्वप्नवासवदत्ता बच गई, ऐसा प्रतीत है। यह उत्प्रेक्षा हो तो भी नाटक की शोभा जाहिर करता है। आनंद नाटक का विवरण छोड़कर ये आवाज किसकी है वह गुनने लगा। अनुपमा की हो सकती है, तो अनुपमा यही है। तो मैंने जो कुछ भी सुना और मुझे कहा गया सब झूठ है। यह नाटक संस्कृत में है, इस नाते से मैं अनुपमा का विचार कर रहा हूं। यह मनोभ्रांति है या कुछ और है, उसने अपने आप से कहा। प्रकाश ने आनंद को देखकर कहा, देखा, तुम्हें समझ नहीं आता। कह रहे थे, कितना सूक्ष्म विवरण दे रहे हैं। हमारी नीमा की बहन इनके कॉलेज में ही पढ़ रही है। यह कौन है?
विलेपाल एक कॉलेज में अध्यापिका है, वही नाटक निर्देशित कर रही है। अपनी छात्राओं से सुंदर नाटक प्रस्तुत करवाती है। इस वर्ष के कालिदास नाटक महोत्सव में प्रथम बहुमान इनको ही मिला था। तुमने पढ़ा नहीं? इनका नाम क्या है? आनंद ने जिज्ञासु स्वर में पूछा। प्रकाश का जवाब उसकी कई समस्याओं का समाधान होगा, ऐसा समझकर। अनुराधा या ऐसा ही कोई, कुछ पक्का याद नहीं। देखो, नीमा इनसे परिचित है। इनके कॉलेज में सारी लड़कियां इनके सन्निधान के लिए ललचाती है। नाटक में एक चांस मिले, सभी सोचती है। बराबर में बैठे हुए व्यक्ति ने खुश कहकर अचाल प्रकाश का मुंह बंद कर दिया। नेपथ्य में ध्वनि प्रसारण चालू ही था। वत्स देश के सुंदर राजकुमार उदयन की पहली शिष्या अनंतर प्रेयसी आखिर में पत्नी बन गई। अवंती देश की राजकुमारी वासवदत्ता अत्यंत सुंदरी, सुशील और सद्गुणी। ये नाटक उसके सद्गुण का परिचय कराता है। कोई भी स्त्री पति के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहती है, मगर पति का प्रेम बांटने वाले सौतन की कभी सहायता नहीं करेगी। वासवदत्ता इसका अपवाद है। वह अपने प्रिय पति की यशोशिल्पी बनकर पद्मावती नामक मगध राजकुमारी से ब्याह करवाने के लिए अपना प्रेम त्याग करती है, इसलिए वह श्रेष्ठ सद्गुणी कहलाती है। इतना ही नहीं, पद्मावती की सहेली बनकर शद्म वेश धारण कर पति के विवाह में शामिल होती है। वासवदत्ता जैसी पत्नी को पाकर उदयन ही धन्य है। अपनी प्रिय पत्नी लावण के अग्नि प्रकोप में मरण पाई, ऐसी फैली हुई झूठी किंवदंती से दुखी उदयन सोए रहने पर भी वासवदत्ता के लिए परिताप प्रलाप प्रकट करता है। ऐसे संदर्भ में अनिरीक्षित रूप से पति से मुलाकात करती है। उसे स्वप्न में घटी घटना जैसा आभास होता है, इसलिए इस घटना को स्वप्न वासवदत्ता नाम दिया गया है। हर स्त्री को उसका पति सदैव प्यार करता रहे, ऐसी इच्छा हर जन्म में हमेशा रहती है। वासवदत्ता ने ऐसा पति पाया था। पत्नी कालवश हो गई, ये समाचार जानने के बाद भी उदयन वासवदत्ता के लिए संतान परिताप व्यक्त करता रहता है। स्वप्न में वासवदत्ता मिली, ऐसा आभास उदयन को होता है। ऐसी ललित गुणी नायक का नाटक उस जमाने में बहुपतित्व राजा के सुकर्मों में एक होते हुए भी केवल वासवदत्ता को प्रेम करता हुआ वसाय काल तक उसी के ध्यान में था। ऐसे उदयन वासवदत्ता की कहानी ही स्वप्न वासवदत्ता है। कवि भास का काल निर्णय सर्वसम्मत तो नहीं है, वह कालिदास के पहले और अश्वघोष के बाद है, ऐसा पंडितों का मानना है। इसकी प्रस्तुति करने के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। अब देखिए स्वप्न वासवदत्ता। ध्वनि प्रसारण अत्यंत आकर्षक था। उससे नाटक का निर्देशन करने वालों का धन, पांडित्य और उत्तम अभिरुचि व्यक्त होती थी, मगर आनंद इस लोक में ही नहीं था। मन में उभरा द्वंद्व उसको इधर उधर खींच रहा था। ये ध्वनि, यह निर्देशिका अनुपमा ही होगी या कोई और? इस नाटक के पात्रधारी कौन कौन है? निर्देशक का नाम वगैरह कब प्रकट होगा? प्रकाश नाटक में मग्न था, अभी क्यों अस्थिर हो? नाटक की समाप्ति पर हर अभिनेता का परिचय देंगे, इसके बारे में दिमाग ज्यादा खराब मत करो, नाटक ध्यान से देखो। आनंद की नाटक में आस्था ही नहीं थी। कहानी पहले ही बताई जा चुकी थी। राजकुमारी, रानी, राजा की कहानी, उदयन के परिताप, वासवदत्ता के प्रेम की कहानी। आनंद शरशैया पर बैठा जैसा था। शेष सब नाटक देख रहे थे। ये नाटक कब खत्म होगा? आनंद की समस्या थी। प्रकाश सोच रहा था, आनंद वेश भूषण रंग सज्जा को देखे तो अच्छा परिज्ञान व्यक्त नहीं हो रहा है। आनंद को कुछ भी नहीं दिख रहा था। वह अपने ब्रह्मलोक में ही विहार कर रहा था। नाटक खत्म हो गया। आनंद अब वास्तविक लोक में आ पहुंचा। अब पात्रधारियों का परिचय, सहायकों का परिचय सुनकर और ज्यादा उद्विग्न हो गया। परीक्षा का परिणाम देखने वाला विद्यार्थी हो जैसे। हाँ, निह संचय नाटक की निर्देशिका अनुपमा स्टेज पर आई। फिर प्रचंड कर ताड़न शुरू हुआ। वही अनुपमा वर्षों पहले ऐसे ही रंगमंच पर आई थी। प्रेक्षक गण में आनंद शामिल था। आज भी वही परिस्थिति है। तब महाश्वेता नाटक की नायिका बनी अनुपमा वास्तविक जीवन में महाश्वेता बनकर मंच पर खड़ी थी। वही आत्मविश्वास, वही आकर्षक बात, नाटक में भी वही श्रद्धा। आनंद अनजाने संकीर्ण भाव से संकुचित हो गया। प्रकाश आनंद के साथ बाहर आ गया। आनंद की मन स्थिति समझ नहीं पाया, फिर भी आनंद कुछ हैरान है, ये पता चला। क्या हुआ है आनंद? घर चलेंगे, तुम वहां विश्राम करना। नहीं प्रकाश, मेरा सर फट रहा है। नीमा से कहो कि मैं नहीं आऊंगी। क्यों?
नाटक पसंद नहीं आया क्या? मुझे तो अद्भुत लगा। तुम्हें जबरदस्ती बुलाकर परेशान तो नहीं किया? ऐसा नाटक तुम्हारे गांव में तो देखने को नहीं मिलता था। हाँ, नहीं तो अनुपमा कहाँ से मिलती? अध्यापिका अनुराधा से कितना अच्छा निर्देशन किया है। अनुराधा नहीं, अनुपमा। नाम में क्या है आनंद? मुझे तो याद ही नहीं रहता। अगर आनंद को पता था अनुराधा और अनुपमा में कितना बड़ा फर्क है, जमीन आसमान सागर हिमालय सिर्फ वही जान सकता था। आनंद घर आने की किसी हाल में राजी नहीं हुआ। सागर की लहरों से बड़े बड़े विचार की विशाल लहरें उठ रही थी। प्रकाश निराश होकर चला गया। उसके निर्गमन की ही प्रतीक्षा कर रहा आनंद फिर टाटा थिएटर में आया। रात हो गई थी, इसलिए कारीगर सब खिड़की दरवाजे बंद करने में लगे थे। कुछ लोग सफाई कर रहे थे। आनंद सीधा ऑफिस में गया। 2 कर्मचारी उठकर चलने को थे। आतुरता से उनको रोककर उसने पूछा, क्या आप मुझे अनुपमा का पता दे सकते हैं? कौन सी अनुपमा? आगंतुक व्यक्ति को वहां के क्लर्क ने देखा। अभी अभी वासवदत्ता नाटक हुआ, उसकी निर्देशिका। वे सब चले गए। ये आनंद भी जानता था। उनके घर का ऑफिस का कुछ पता है क्या? वह रजिस्टर बंद है, प्लीज खोलकर देख लीजिए ना। असाध्य, इस विभाग के कर्मचारी चले गए हैं। सबको छोड़कर इस रात में इनका पता आप क्यों पूछ रहे हैं? उनसे मिलना है। मिस्टर, आप कौन हैं? उनके क्या लगते हैं? मैं उनका संबंधी हूँ। तब आप उनका पता क्यों नहीं जानते? क्लर्क शंकित हो गया और बोला, अगर आपको उनसे मिलना है तो सुबह 11:30 बजे ऑफिस आइए, तब संबंधित अधिकारी आपको बता सकते हैं। हमें देर हो रही है। आखिरी लोकल ट्रेन निकल गई तो घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल की चिंता करते हुए निर्दाक्षिण्य रूप से आनंद को हटाकर चला गया। आनंद थिएटर के बाहर खड़ा निराशा भाव से समंदर को देख रहा था। सिर्फ अनुपमा का पता नहीं मिला, इसलिए इतना निराश हो रहा हूँ। पीछे अनुपमा ने क्या क्या दुख भोगा होगा, आनंद ने अपने आप से कहा। दूसरों को उपदेश देना आसान है, मगर उसी समस्या का खुद सामना करते हुए कैसा भी आदर्शवादी हो, अलग ही हो जाता है। अनुपमा की पिछली निस्सहायता को आज आनंद विफल होकर नाप रहा था। उसके बारे में जितना भी जाना, सोचा, मैंने गलती की। यह पाप प्रज्ञा ही बढ़ रही थी। धीरे धीरे पैर खींचते समंदर के किनारे चलता हुआ अपने होटल पहुंचा। नाटक में अनुपमा का कहा संभाषण याद आ गया। किसी भी स्त्री को उसका पति सदैव प्यार करता रहे, ऐसी मनोगत भावना हर नारी में रहती है। वासवदत्ता ने ऐसा पति पाया था, मगर अनुपमा ने नहीं पाया था। उसके कष्ट काल में आनंद ने मुड़कर भी नहीं देखा था, इसलिए ऐसा व्यंग कहा होगा। छी, मेरी जिंदगी वहां है। वासवदत्ता जानती नहीं होगी उदयन का श्रेष्ठ गुण वह। उस जमाने में बहुपत्नीत्व राजा का सुकर्म होते हुए भी उसने सिर्फ वासवदत्ता को ही चाहा। लेकिन मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे अनुपमा प्रसन्न हो या उसे संतोष हो। आनंद को याद आया, प्रकाश ने कहा था विले पार्ले कॉलेज में संस्कृत अध्यापिका है। अब कॉलेज में फोन करूं तो रात में कौन होता है, सोचकर चुप हो गया। अगले दिन वह कॉन्फ्रेंस में नहीं आया, प्रकाश से भी नहीं मिला। अनुपमा का पता जानने के लिए कॉलेज में फोन किया। ऑफिस के क्लर्क ने कहा कि छुट्टी पर है। आप कौन हैं और क्या चाहिए? मैं उनका रिश्तेदार हूँ, कृपया उनका पता दीजिए। 46 हिल रोड, बांद्रा पश्चिम। और आप? आनंद ने आगे कुछ न बोलकर फोन रख दिया। हाँ, अनुपमा से मिलना ही चाहिए। गलती करना मानव का सहज धर्म है, मगर की गई गलती सुधारकर फिर सही जिंदगी जीने वाला ही विवेकी होता है। अनुपमा से मिलने के लिए समय जगह सोचने की जरूरत ही नहीं समझकर आनंद ने टैक्सी में बैठकर ड्राइवर बांद्रा हिल रोड कहा। कल रात नाटक बहुत यशस्वी रहा, ऐसा सत्या एवं वसंत ने कहा था और टैक्सी में सबको घर पहुंचाया था। अनुपमा से विदा लेकर चल पड़े थे। यह यश केवल मेरा नहीं है, मेरी छात्राओं का है, भाष कवि का, सबसे बढ़कर आपका और प्रेक्षकगण का, ऐसा अनुपमा ने कहा था।
टाटा थिएटर के लिए पसंद का परिश्रम वह भूल नहीं सकती थी। आज सुबह अनुपमा देर से जागी थी। अपने दैनिक कामकाज निपटाकर नाटक की किताबों का ढेर देख रही थी। अगला नाटक कौन सा होगा? कन्नड़ संघ के लिए एक, कॉलेज डे के लिए दूसरा, उज्जैनी में आयोजित कालिदास महोत्सव में कालिदासा अर्पण के लिए एक और। ऐसे अलग अलग संदर्भ के अनुसार छोटे बड़े नाटक चुनने का प्रयास कर रही थी। सिर्फ नाटक नहीं, उसके पीछे उसका इतिहास, रंगमंच, सबके बारे में सोचने का विलक्षण स्वभाव था अनुपमा का। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। सखुबाई अभी अभी बाजार गई थी। यस, कम इन प्लीज, बाहर खड़े व्यक्ति ने अनुपमा से कहा। आनंद अंदर आ गया। हाथ में नाटक की पुस्तक लेकर बैठी हुई अनुपमा ने सर उठाकर एक बार आनंद को देखा, खड़ी हो गई और गंभीर हो गई तथा शांत खड़ी रही। आनंद भी चुपचाप खड़ा था। अतिथि धर्म के नियम को अनुपमा ने पहली बार तोड़ा। आनंद को देखकर मन को कुछ भी नहीं सूझा। उसने पल भर बाद अपने आप को संभालती हुई हमेशा की तरह सुंदर मुस्कान से कहा, कृपया बैठिए। एक जमाना था जिस व्यक्ति के पत्र की प्रतीक्षा में दिन भर चिंतित रहती थी, रात भर परिताप करती थी, पोस्टमैन की राह देख देख कर थक जाती थी। वह व्यक्ति पत्र द्वारा संदेश दिए बिना स्वयं आपके सामने खड़ा हुआ था। एक जमाने में रात भर पूर्णिमा अमावस्या न सोचते हुए खिड़की से आकाश में दृष्टि जमा कर जिसके लिए निरंतर तपस्या करती थी, वह व्यक्ति सामने खड़ा है। पहले आनंद कृपया आकर मुझे इस नरक से बचाओ कहकर अनन्य प्रार्थना करती थी। वह व्यक्ति सामने खड़ा है। आनंद, सिर्फ तुम मेरे निरपराधित्व के साक्षी बन सकते हो, मुझे समझ सकते हो कहकर दैन्य से रोती थी। वो आज प्रत्यक्ष सामने खड़ा है। अनुपमा विषाद से मुस्कुराई। आनंद से बहुत कुछ कहने वाली बातें थी। सिर्फ 3 महीने उसके साथ जीवन बीता था। उसने अपने आप को, अपने प्रेम को पूरे मन से अर्पित किया था। आज आनंद उसको अनजाना कैसे लगा। उस क्षण के चित्रशाला पर घूमने लगे जब उसको सफेद दाग लगा था। राधिका की निर्दयता, पिताजी के घर की गरीबी, समाज निंदा, आत्महत्या का यत्न अभी अभी घटित घटना जैसा महसूस हुए। हाँ, अब आनंद आ गया है। आनंद अनुपमा को मौन कई सालों के बाद देख रहा था। चंदन सा बदन सफेद दागों से भरा था, मगर आज वह कुरूप नहीं दिखी। उसकी सुंदर काली काली आंखें तेजस्वी लग रही थी। आत्मविश्वास से ध्वनि में दृढ़ता भी थी। शादी सफेद साड़ी पहनकर भी वह सुसंस्कृत महिला लग रही थी। मौन का हिम पिघलाने के लिए आनंद ने कहा, अनुपमा कैसी हो? अनुपमा ने आनंद को देखा। दीप्तिपूर्ण आनंद काल पुरुष के प्रभाव से थका हुआ लग रहा था। मेरा पता आपको कैसे मिला? कल नाटक देखा तब। अनुपमा, नाटक बहुत अच्छा था, सुंदर भी था। धन्यवाद डॉक्टर। आवाज हृदय से थी। आनंद अधीर हो गया। बात आगे बढ़ाई। अनुपमा, मुझे देखकर तुम्हें गुस्सा आ गया होगा। तुम्हें कितना ढूंढा लेकिन पता ही नहीं कर पाया। आपने मेरी तलाश की? 2 वर्ष हो गए अनुपमा। जिंदगी में गलतफहमी होना स्वाभाविक है। मेरी गलती हुई, भूल जो भी हुई वो हो गई, उसको माफ करना। कृपया पिछली तुरंत घटनाएं भूल जाओ। कृपया बैठ जाइए कहकर खड़े हुए आनंद को बिठाया। क्या गलती? किसकी गलती? आनंद, कहना सिर्फ भाषा का चमत्कार नहीं है, उसका एहसास आपको हुआ ही नहीं। सफेद दाग लगा, ये मेरी गलती थी। आए हुए रोग ने मुझे कुरूप बनाई, ये मेरी गलती थी। गरीब घर की जानकर शादी की, सबके सामने गरीबी से घृणा दिखाना, तिरस्कार करना किसकी गलती थी? आनंद के पास इन प्रश्नों का जवाब नहीं था। आनंद, सिर्फ आप जानते थे कि मुझे शादी से पहले सफेद दाग नहीं था। ये बात आपने अपनी माताजी को क्यों नहीं बताई? अब मैं जान गई हूँ दुनिया कैसी है। सफेद दाग से कुरूप बन गई तो घर के आचार विचार, पूजा पुरस्कार को खुंदक जाऊंगी। समझकर राधिका और आपने सोच लिया कि मेरी बीमारी आपको लग गई तो क्या होगा? ये किसकी भूल थी? निरुत्साहित मनोभाव से आनंद ने कहा, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। क्षमा करो, माफ करो, इतना ही कहूंगा।
क्षमा किससे, किसको चाहिए? मैंने क्षमा कर भी दिया तो होने वाला क्या है? रोग पीड़ित कुत्ते का इलाज करते हो और पाणी ग्रहीता पत्नी को सांत्वना भी नहीं। आनंद, तब मैं सिर्फ सांत्वना के 2 शब्द के लिए तरस रही थी। अनुपमा, जो हुआ सो हो गया, आगे कैसे संभालना ये सोचेंगे। सिर्फ इतना ही वश था, इसलिए चातक पक्षी की तरह इंतजार कर रही थी। तब कहाँ थी क्षमा? तुम्हारा मन क्या तसल्ली दे रहा था? मैं अपनी गलती मानता हूँ। सफेद दाग आनुवांशिक होकर अगली पीढ़ी में भी आ गया तो क्या करेंगे? ये भय भी था। उसमें भी लड़कियां हो तो माँ चिंतित थी। आनंद, स्वयं डॉक्टर होते हुए इसके बारे में समझाना असाधु और अमर्यादापूर्ण है। सफेद दाग आनुवांशिक है, ये आज तक साबित कहाँ हुआ है? जैसी मेरी समझ है आपके घर में किसी को नहीं था। छोड़िए, सिर्फ यही कारण होता तो मैं आपकी पत्नी बनकर नहीं, दोस्त जैसी रहकर जिंदगी बिताने के लिए भी राजी थी। मैं खुद आपकी दूर शादी करवाती। आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। केवल मेधावी बनने से क्या होता है? ऐसे कठिन समय में आप मेरा मार्गदर्शन भी कर सकते थे। आनंद स्तंभित हो गया। अकस्मात आपको सफेद दाग वाली बच्ची पैदा ही नहीं हुई और बच्ची के बारे में, उसके भविष्य के बारे में विचार कर लिया। मैं भी किसी और की बेटी हूँ, मुझमें भी जान है। सिर्फ सफेद दाग लगा, आपने मुझे इंसान समझने से इनकार कर दिया। आनंद के पास जवाब नहीं था। आनंद, यही सफेद दाग आपको लगा होता तो मैं भी ऐसे ही सोचती, अनुवांशिकता का सहारा लेकर आपको धूप में खड़ा करती। मैं केवल स्त्री और आप पुरुष। अब जो चाहे कह सकते हो, कर सकते हो। पति पत्नी में कोई असहाय हो जाए तो एक दूसरे का साथ देना चाहिए। समाधान की 4 बातें नहीं करनी चाहिए, सांत्वना देनी चाहिए। रोग पीड़ित रोग से ही मनोवेदना अनुभव कर पाता है। उसकी हंसी उड़ाना, घृणा करना, तौहीन करना उचित नहीं है। ये मेधावी लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? यही संदिग्ध बात है। हाँ अनुपमा, तुमने ठीक कहा। अकस्मात वह बीमारी मुझे लगी होती तो पति परमेश्वर कहकर घर में ही तुम मुझे रखती। आनंद, शुद्धता कहकर आपकी माँ मेरी छुई वस्तुओं को धोकर रखते थे। मेरे पिताजी को बुलाकर तौहीन करके भेज दिया। क्यों अनुपमा? इसलिए कि उनको अपने बेटे पर अपरिमित विश्वास था। बेटा हमेशा उसका कहना मानेगा, आज्ञाधारक है, ये आत्मविश्वास था। आपने उनकी बात मानी, इस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं था और माँ के खिलाफ बगावत करने को भी मैं नहीं कह सकती थी, मगर विवेक और विवेचना से देखना तो चाहिए था। मनुष्य का जीवन ही अनिश्चित है। क्या भरोसा है कि बीमारी आपको नहीं लगेगी? आपके बच्चों को यह लग गई तो क्या करेंगे? ये सवाल ही नहीं है। अनुपमा, मैंने दूसरी शादी ही नहीं की है। आपने दूसरी शादी के लिए सहमति दी है, यह समाचार मुझे मिल गया था। माताजी ने बहुत आग्रह किया था, पहले मान गया था, बाद में मना कर दिया। तुम्हारे कहे हुए सब विचार बातें सब अक्षरक्ष सत्य है। मैं कुछ भी कहूँ तुम मानोगी नहीं। अनुपमा, बची हुई जिंदगी क्यों बर्बाद करें? तुम हमारे गांव के दुष्कर वातावरण में नहीं रहना चाहती तो हम इंग्लैंड चले जाएंगे। वहाँ के समाज में ऐसा आतंक ही नहीं है। अपना नाटकों का अभ्यास वहाँ के इंडियन एसोसिएशन में करो। इस उम्र में माताजी को सुधारना मुश्किल है। सोचो, आने वाली जिंदगी का मिलकर सामना करेंगे। आनंद, जला हुआ बीज बोकर फसल की अपेक्षा करना मूर्खता कहलाती है। आपने बहुत देर कर दी आनंद। अपनी जिंदगी का ध्येय मैंने पहचान लिया है। अब मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। सूर्य के प्रकाश से उज्जवल रास्ते में लालटेन की क्या जरूरत? आनंद, एक ही बात है, भगवान की कृपा से विद्या, अवकाश, अच्छे स्नेहीगण हासिल हुए हैं। मुंबई जैसे महानगर ने मुझे अपार रक्षणा दी, मगर सब महाश्वेताओं का हाल मेरे जैसा नहीं है। पति पर आर्थिक निर्भरता दयनीय और दुखपूर्ण है। उन पर मुझे तरस आता है। अगर आप किसी महाश्वेता को देखो तो सहायता करो, करुणा मत दिखाओ, मानवता दिखाओ। आनंद कुछ नहीं कह सका। आनंद, अब वक्त हो गया है, मुझे दोपहर में कॉलेज जाना है।
जाने की इजाजत मिल गई समझकर आनंद को लगा कि यह जिंदगी की आखिरी मुलाकात है। जिससे शादी करके वो अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझता था, उसकी जिंदगी की दिशा को बदलने का कारण खुद ही बन गया था। आखिरी बार का यत्न सोचते हुए कहा, अनुपमा और एक बार सोच लो। किताबों को सजाती हुई अनुपमा ने धीमी आवाज में मगर आत्मविश्वास से कहा, आप कुलीन घर वाले, विद्यावान, बुद्धिमान, पाश्चात्य देश में पढ़ाई की है, मगर आपको एक विचार पता नहीं क्या? अपरिचित को, पर स्त्री को उसका नाम लेकर संबोधित करना ठीक नहीं है। अनुपमा अंदर चली गई। उसकी बातों से आनंद स्तंभित हो गया। दीवार पर लगा कैलेंडर देखकर अनुपमा ने सोचा कि शायद वसंत आ जाएगा। उसी क्षण वसंत हाजिर हो गया। वसंत ने अनुपमा को कातरता से देखा। साधारण तौर पर वह उद्विग्न नहीं होता था, मगर आज के निर्धारण के विचार ने उसको उद्विग्न बना दिया। कमरे में कोई बदलाव नहीं था। वही सफेद लिली के फूल फूलदान में विराजमान थे। शादी सफेद साड़ी पहने अनुपमा का घर यथा प्रकार साफ सुथरा था। डॉक्टर, आपको चाय दूं? कहती हुई अनुपमा उठी। उसके मुख पर आए भाव से वसंत कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वही मुस्कान, वही निर्लिप्तता। अनुपमा, आपने क्या सोचा? डॉक्टर, मैं पिछले 8 दिनों से सोच ही रही हूँ, ये विचार भूल जाइए। क्यों? डॉक्टर, मुझे ये संसार, पति, घर, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, ये सब रिश्ते असत्य लगते हैं। मेरे अनुभव से, मेरे सीखे हुए सबक से यह संसार की झंझट ही नहीं होनी चाहिए, ऐसा लगता है। सब अपने ही हैं। कृपया ये विचार छोड़िए। इसके अलावा आपको अपने गांव जाना है। वहाँ सैकड़ों रोगी आपकी राह ताकते होंगे। उनकी सेवा ही आपके जीवन की अदम्य अभिलाषा मनीषा है। मेरे जीवन की गति अलग है डॉक्टर। गांव में सब मेरे जैसी कुष्ठ रोगी की सिर्फ घृणा की दृष्टि से देखेंगे। उसको मैं बहुत सह चुकी हूँ, भुगत चुकी हूँ। इससे आप दुखी हो तो भी मुझे भी दुख होगा। जन निबिड़ रोगों का आघात, कठिन जिंदगी की मुंबई मुझे प्रिय हो गई है। केवल मानवता की हैसियत से मुझे पहचान कर, जाति पाति कुल गोत्र नहीं देखकर मुझ पर विश्वास करते हुए डॉली ने ये सुसज्जित घर सौंपा है। ऐसा कोई कौन करेगा? छोटे गांव में टूटा फूटा घर हो तो भी मुझे सफेद दाग है, ये बात मुंबई में आईना देखती हूँ तभी याद आती है, और कभी नहीं। आप कृपया मेरे निर्धारण के बीच मत आइए। अनुपमा, आपका भविष्य जीवन सिर्फ गांव जाना है, इसलिए आप ऐसा कह रही है? नहीं डॉक्टर, मुंबई क्यों नहीं छोड़ सकती इसका कारण बताया। मेरा भविष्य जीवन है। ऐसा है मेरे प्रिय व्रती, मेरे शागिर्द, मेरे नाटक, रंगमंच, हर साल नए छात्र आते हैं। नई लहर के साथ मैं भी एक हो जाती हूँ। इससे ज्यादा मैं जिंदगी से कुछ अपेक्षा नहीं करती। प्राय जिंदगी ने मुझे सर्व उत्कृष्ट जिंदगी ही वर के रूप में प्रदान किया है। मेरे लिए यही स्वर्ग है। अनुपमा, इसके आगे क्या? इसके आगे किसने देखा है डॉक्टर? किसी के जीवन का अंत किसी के हाथ में नहीं। संतानों का जीवन क्या होगा? औलाद रहते हुए भी जिसका बुढ़ापे में देखभाल करने वाला कोई नहीं, उसका हाल क्या होगा? मुझे ये चिंता ही नहीं है। अनुपमा, मैं आपको क्या बताऊं, समझ ही नहीं आ रहा है। अनुपमा की सुंदर आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। डॉक्टर, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। आपका मन सदा याद रहता है। ये रोग निदान वैज्ञानिक रूप से समझकर आपने मेरा हाथ थामने की अभिलाषा की, यही मुझे अजीब लगा। जो आपके अनुरूप हो उसी मनोभाव वाली लड़की से शादी कर लीजिए। डॉक्टर हो तो और भी बढ़िया। मैं हमेशा आपकी शुभ चिंतक रहूंगी। जब भी मुंबई आओ मुझसे मिलना मत भूलिएगा। जनान्य मुंबई में यह महाश्वेता आपकी सहायता के लिए हमेशा मौजूद होगी। आपका स्नेह शादी के बाद समाप्त नहीं होना चाहिए। उसकी कल्पना अंजाम मैं जानती हूँ। हम स्नेही 8 दिन पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। रुके हुए आंसू धारा प्रवाह बहने लगे। अनुपमा ने अपनी बुद्धि से निर्णय लिया था, मगर हृदय अपनी भावना को छिपा नहीं पाया। बसंत से उसको छिपाने के लिए अंदर गई और एक छोटी थैली लाकर बसंत को दी। डॉक्टर, आप कल गांव जा रहे हैं ना? मेरी याद रहे आपका सत्या यही है।
मेरी सहायता कर लेंगे। मेरे बारे में चिंता मत कीजिएगा, जब कभी मुंबई आना मुझसे जरूर मिलना। बसंत ने थैली खोली, देखा तो उसमें नीले रंग का स्वेटर था। मेरा स्वेटर बुनने के लिए कौन है, खरीदने की याद नहीं आती, इसलिए इस जुकाम की समस्या सुलझती ही नहीं। अनुपमा मुस्कुराई। भावपूरित हंसी बसंत को आई, मगर वह संतोष की हंसी नहीं थी। भगवान, 5 वर्ष पहले जब ये सफेद दाग लगा था, तभी अनुपमा का परिचय होता तो ये अनमोल रत्न मेरे हाथ से खोता नहीं, ऐसा वसंत को लगा। बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उठकर देखती है तो वनीता नतमस्तक खड़ी है। अनुपमा और वसंत खड़े ही थे। वनीता ने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ वनीता, डॉक्टर आए हैं। वनीता अंदर आकर मौन मुद्रा में खड़े वसंत को देखकर कुछ कहने में झिझक रही थी। वनीता, क्या बात, बताओ ना। मैडम, हमारे कन्नड़ संघ की नाटक स्पर्धा के लिए आपने कौन सा नाटक चुना है? खेलने वाले आप, मैं सिर्फ निर्देशिका। मैडम, आपने पहले कॉलेज में महाश्वेता नामक बाण की कादम्बरी पर आधारित नाटक खेला था, उसी को प्रदर्शित करेंगे। तुमसे किसने कहा? मेरी मौसी, वो आपसे जूनियर थी, उसका नाम आशा है, आपको याद नहीं होगा। ठीक है, अगर आप सब उसी को चाहते हो तो उसी को प्रदर्शित करेंगे, अनुपमा ने सोचे बिना कहा। चांद को जैसे रोहिणी, सूर्य को जैसे कमल, नारायण को जैसे लक्ष्मी, वृक्ष को जैसे लता है, तुम्हारे लिए मैं हूँ। ये कोई भी हो, कहीं भी हो, इस पर मेरा प्रेम अचल है। हिमालय जैसा अटल है, सागर जैसा गहरा है, मानसरोवर जैसा शुभ्र है। नाटक में महाश्वेता की भूमिका निभाने वाली वनिता वास्तविक जीवन में महाश्वेता को पा नहीं सकने वाले पुंडरीक जैसा वसंत। दोनों ने अनुपमा की ओर देखा। अनुपमा मुस्कुराई, मगर उसका अर्थ सिर्फ वसंत को ही मालूम हुआ। तो दोस्तों, ये था अंतिम अध्याय महाश्वेता सुधामूर्ति की लिखी किताब का। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी किताब बहुत अच्छी लगी होगी। आपको इसमें जो भी अच्छा लगा वो कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट बुक कौन से सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए कहानियाँ सुनते रहिए, कहानियाँ जीते रहिए, और अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।